गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग शिक्षांत, डॉक्टर प्रतिभा यादव, शिक्षांत, स्नेहा, शिप्रा क्रेशरवानी, नाजिया फातिमा, शिवम राजपूत। शिवम राजपूत कह रहे हैं सर थोड़ा टाइम से आया करिए सर। ठीक है बेटा, आई विल बी ऑन टाइम। न्यू लाइट इंस्टीट्यूट, गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और फ्रिक्शन वाला टॉपिक बच्चों जहाँ से हम लोगों ने, प्राची गुड मॉर्निंग बेटा। बच्चों फ्रिक्शन वाला टॉपिक हम लोगों ने जहाँ से रोका था बस वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे वाले टर्म में संडे ब्रेक था और सैटरडे वाले टर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रिया गुड मॉर्निंग बेटा। सैटरडे वाले टर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट हो गया था। लेक्चर नंबर सेकंड से आज कैरी ऑन करना है, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो रचना गुड मॉर्निंग, आशुतोष, नेहा, शिव बहादुर, साक्षी, मानसी, प्रिया, रामेश्वर, एफ डी रघु एंड साधना, अनुष्का, राघवेंद्र बेटा, दिव्यांशी, मिस्टर स्मार्ट और धीरज, सानू, श्वेता गुड मॉर्निंग बेटा, आकांक्षा, लवली, पवन, राघवेंद्र, युवराज, नाजिया फातिमा एंड विना गुप्ता, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग बेटा। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो याद होगा आपको हम लोग लास्ट टर्म तक क्या डिस्कस कर चुके थे, पहले एक बार उसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट टर्म तक की बातों को एक बार समराइज कर लेते हैं बेटा और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। आपको याद होगा अगर हम पार्ट वाइज चलें, जैसे टॉपिक बेटा हम लोग का केवल अभी फिलहाल फ्रिक्शन है, बिल्कुल हौले हौले स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते आपकी टॉप चैट पढ़ते पढ़ते एनर्जी लेवल अपने आप डेवलप हो जाएगा। भरत गुड मॉर्निंग बेटा, गुड नमस्कार। चलें, श्रेयम गुड मॉर्निंग बेटा, उमेश गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आशुतोष गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, तो फ्रिक्शन बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे कि अगर दो सरफेस, बस अब बेटा ध्यान से सुनो, है ना, अगर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, फटाफट जल्दी से रिकॉल कर ले, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और दोनों के बीच सबसे पहली और प्राथमिक शर्त यह है कि अगर दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है। रिलेटिव मोशन का मतलब दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना चाहती हैं। सो इफ देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, if there is tendency of relative motion in between surface, दोनों सरफेस एक दूसरे पर स्लाइड करना चाहती हैं, तो ऐसा करते वक्त दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज करेंगे। सपोज करो नीचे वाली सरफेस फिक्स है बेटा और ऊपर वाली सरफेस मूव करना चाहती, मूवेबल है, तो नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस के आगे जाने के मोशन को अपोज करेगी और ऐसा करने के लिए ये इसमें पीछे की तरफ एक फोर्स ऑफर करेगी, पकड़ ऑफर करेगी, ग्रिप ऑफर करेगी और इसी ग्रिप को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा ये हम पता कर सकते हैं। दो सरफेस के बीच काम करने वाला जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है बेटा, उसका जनरल वैल्यू होता है Fs इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि नेचर ऑफ सरफेस या पेयर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, और एन बच्चों नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन किसी बॉडी द्वारा किसी दूसरी बॉडी पर किए गए एक्शन के बराबर होता है। डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर सपोज करो ये ब्लॉक ही होता और इस ब्लॉक का मास बच्चों अगर m होता, तो ये m मास का ब्लॉक किसी फिक्स ब्लॉक के ऊपर रखा है, तो ये अपने वजन से नीचे वाले फिक्स ब्लॉक को दबाएगा और दबाएगा तो दबाते वक्त ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफर करेगा mg होगा ऊपर वाले ब्लॉक का नीचे वाले ब्लॉक पर एक्शन, तो इसको मिलेगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये इक्विलिब्रियम पर टिका हुआ है, रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। तो दोनों सरफेस के बीच में काम करने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज Fs max इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n, जहां n किसके बराबर है mg। ये सब बातें बेटा हम लोग नॉर्मली लास्ट टर्म पर, है ना, कर चुके थे। आगे बढ़े बेटा, चलो लेट्स मूव आगे। अब ये तो हो गई रिलेटिव मोशन की बातचीत। अब एक और बात सीखनी है कि दो सरफेस के बीच जो काम करने वाला फ्रिक्शन है उसमें कितना फ्रिक्शन एट प्रेजेंट काम कर रहा है वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना अवेलेबल है ये अंदाजा लगा सकते हैं। फटाफट एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक कोई ब्लॉक है और ब्लॉक का जो मास है लेट दिस बी 10 kg, इस ब्लॉक का मास 10 kg है बेटा, और जो यहाँ दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है उस कांटेक्ट या रफनेस का जो कोफिशिएंट है दैट इज म्यू बराबर 0.2। एक बात सीखनी है, 10 kg का वजन कहाँ की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ। कितना काम करेगा, 10 kg मतलब 10g, g की वैल्यू 10 डाल दो तो 10 × 10 बन जाएगा बेटा 100 इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। अब
ब्लॉक ने सरफेस पर 100 न्यूटन का किया प्रेसिंग एक्शन, इसे मिला इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। वर्टिकल अगर सारे फोर्सेस बैलेंस हैं तो नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन के बराबर होगा। अब सपोज करो बच्चों इस पर हम कोई रैंडमली ड्राइविंग फोर्स ऑफर कर दें, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। बहुत सिंपल सी बातचीत, हम चेक करना चाहते हैं कि अगर इस ऊपर वाले ब्लॉक को ड्राइव दी जाए और ये नीचे वाले के संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो, तो दोनों की ग्रिप, दोनों की पकड़ से पैदा होने वाले फ्रिक्शन जो इनके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, उस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो पहली बात, मोशन की टेंडेंसी आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट काम करता है, तो बच्चा फ्रिक्शन एक्ट करेगा पीछे की तरफ, और जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसे हम लिख सकते हैं एफएस एक्टिंग। अब बेटा एक बस फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, फ्रिक्शन कितना एक्टिव हो जाएगा ये अलग बात है, और फ्रिक्शन कितना अवेलेबल होगा ये अलग बात है। तो सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू कि एफएस मैक्स कितना अवेलेबल है। तो मैं चेक कर रहा हूं बेटा एफएस मैक्स अवेलेबल, एफएस मैक्स अवेलेबल, अवेलेबल फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज गिवन एज 0.2 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, 100 के बराबर। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा, डेसिमल हटेगा, जीरो हटेगा, आंसर आ जाएगा बच्चों 20 न्यूटन। ये सब लास्ट टर्म की बातें रिकॉल कर रहे हैं अभी कनेक्टिविटी बनाने के लिए 5-7 मिनट केवल। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ कितना अवेलेबल है, 20 न्यूटन। आपने ड्राइव कितने की लगाई, 10 न्यूटन। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, फ्रिक्शन इतना अवेलेबल है, लेकिन जितने की जरूरत है उतना ही फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब इस बॉडी 10 kg का इस सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाए रखने के लिए, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए ड्राइव लगी है, क्योंकि 10 न्यूटन की, इसलिए फ्रिक्शन भी एक्टिव होगा 10 न्यूटन। तो मात्र 10 न्यूटन का फ्रिक्शन काम करेगा, राइट। अगर आगे की ड्राइव 12 कर दी जाए तो फ्रिक्शन 12 काम करेगा, फिर 15 कर दी जाए तो फ्रिक्शन 15 काम करेगा। तो फ्रिक्शन कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक आप ड्राइविंग फोर्स बढ़ाते रहोगे। लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की एक लिमिट है, फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकता है। जिस मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकता है उस मैक्सिमम वैल्यू का इस क्वेश्चन में वैल्यू 20 है। तो इसका मतलब 20 तक ये 20 लगेगा। अगर आपने 22, 24 लगा दिया, पीछे 20 ही लगता रहेगा, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम औकात पर रोकने की कोशिश करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा, राइट। तो अगर सपोज करो बच्चों, अगर आपसे कोई कह दे कि लेट अस सपोज इस बॉडी पर, इस ब्लॉक पर 40 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स लग गया, 40 न्यूटन का, अब कितना फ्रिक्शन लगेगा, ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ड्राइविंग फोर्स कितने का बेटा, 40 का। मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है बेटा, 20 का। 20 का अपनी पूरी औकात लगा देगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा। तो बॉडी पर नेट फोर्स, अच्छा रोक नहीं पाएगा मतलब बॉडी चलेगी। और किसी भी बॉडी के ड्राइव को डिस्कस करने के लिए बच्चों हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई ए। एफ नेट का मतलब बॉडी पर काम करने वाला नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब बच्चों वेक्टर समेशन से है। 40 न्यूटन आगे की तरफ अगर प्लस है तो पीछे की तरफ काम करने वाला 20 न्यूटन माइनस है। सो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो बॉडी पर काम करने वाला नेट फोर्स बच्चों हो जाएगा 20 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए। 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा। सो बच्चों ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इन टर्म्स ऑफ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट। अब जरा सीखो ध्यान से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन किसका है, इस ब्लॉक का है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का है। इसका मतलब इस ब्लॉक का जो फर्दर होने वाला मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो पता है आपको, आप इसकी किसी भी कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस आप इसकी किसी भी कैलकुलेशन के लिए 2 सेकंड बाद वेलोसिटी पता करने के लिए, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो पता करने के लिए आप इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी, v बराबर u प्लस ए टी, और बच्चों बोलो s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए एस। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप इसके लिए डिफरेंशियल फॉर्मेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a बराबर बेटा dv अपॉन dt अगर जरूरत पड़ती है तो, राइट। कोई डाउट तो नहीं। ये बेटा ब्रीफ समरी थी किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के कैलकुलेशन और किसी बॉडी पर लगने वाले फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग डेवलप होने वाले एक्टिव फ्रिक्शन की, राइट। आई थिंक इतनी बातें बेटा डन। चलो बेटा, डजंट मैटर बेटा, कोई लेट का कोई इशू नहीं। गुड मॉर्निंग। चलो रूपम, राधे राधे बेटा। युवराज, फ्यूचर डॉक्टर, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। डन। स्नेहा, शिक्षांत, अंजलि, इज इट क्लियर? लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आगे करते हैं बेटा। आइए देखिए जरा सा, ये तो बातें हो गई थी बेटा प्लेन सरफेस की। कुछ और एक आधी बातें मैं आपको बता दूं फटाफट। या सपोज करो बच्चों, अगर हम ग्राफिकल प्लॉटिंग के बारे में बात करें, हो सकता है 2, 4, 6 मिनट 10 मिनट और लग जाए टॉपिक को रिकॉल करने में। तो हमने 2 एक्सेस ले लिए, हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। किसके बीच, वो भी आपको दिख जाएगा,
ग्राफ प्लॉट करते वक्त हमेशा दो एक्सेस का सहारा लेते हैं, एक हमारी एक्स एक्सेस, दूसरा हमारा वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस, थैंक यू मिश्रा जी, एक एक्स एक्सेस वो एक्सेस होता है बेटा जिस पर हम लोग अप्लाइड फोर्स दिखाते हैं, और वाई एक्सेस बच्चों हमारा वो एक्सेस है। धीरे धीरे करके देखिए एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। आपका चैट रिस्पॉन्ड जरूर एनर्जी लेवल बढ़ाता है। इस वक्त देखने वालों की संख्या 90 से पार, देखना से तक पूरा कब होता है। मेहनत करते हुए सभी लोग तेजी से लगे। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सेस पर हम लोग अप्लाइड फोर्स ले लेंगे, और वाई एक्सेस पर बेटा डेवलप होने वाला हम लोग फ्रिक्शन फोर्स ले लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स ले लेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपको याद होगा हमने कहा था जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के बढ़ने की एक औकात, एक लिमिट है। तो फ्रिक्शन बढ़ेगा कैसे, एक लिमिट तक बढ़ेगा, और लिमिट तक बढ़ने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हो जिस मैक्सिमम वैल्यू तक फ्रिक्शन जाएगा उसी का नाम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी का नाम बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन पड़ जाता है, राइट, एफएल पड़ जाता है। तो अप्लाइड फोर्स बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अपनी लिमिट तक बढ़ेगा। इसके बाद याद करो, साइकिल का पहला पैडल टफ होता है, लेकिन साइकिल चलने लगी तो फिर स्मूथ हो जाती, थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू पहला पैडल। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू तक बढ़ेगा, फिर इसके बाद अचानक से फ्रिक्शन ड्रॉप करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक से काइनेटिक बन रहा होगा, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब तक साइकिल का टायर सेम रहेगा, जब तक सड़क सेम रहेगी, पेयर ऑफ मटेरियल सेम रहेगा, तब तक फ्रिक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, बढ़ के कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंचेगा। जैसे ही साइकिल मूव करना शुरू करेगी, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, तो स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना स्टार्ट करेगा। स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होती है और कांस्टेंट चलेगी, राइट। हमने आपसे भी कहा था बेटा कि दो तरह के फ्रिक्शन आपको दिखाई देंगे, स्टैटिक कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यानी जब आप किसी बॉडी को चलाने का प्रयास कर रहे होते हो, तब दरअसल आप उस बॉडी के स्टैटिक फ्रिक्शन से फाइट कर रहे होते हो, उस वक्त आपका प्रयास ज्यादा होगा, लेकिन बॉडी पर सरक गई, खिसक गई, तब फिर बॉडी स्मूथली थोड़ा सा चलती चली जाएगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक में दो पॉसिबिलिटी, बॉडी ट्रांसलेट कर सकती है या बॉडी रोल कर सकती है, अर्थात बॉडी स्लाइड कर सकती है या बॉडी रोल कर सकती है। स्लाइड करने के केस में रगड़ ज्यादा होगी, रोलिंग के केस में रोलिंग थोड़ी सी आसान प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल दिया था कि जब भी कभी हम घरों में किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट करते हैं, जैसे फ्लोर पर अगर सिलेंडर लुढ़का के ले जाना हो तो सिलेंडर को घसीटने की अपेक्षा हम बेहतर होता है कि हम उसको धीरे धीरे रोल करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्डर आ जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन, और सबसे कमजोर जो फ्रिक्शन सबसे कम थोड़ा सा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करना, म्यू स्लाइड करना। स्टैटिक क्या होता है, यहाँ इसका मतलब स्टैटिक से है, यहाँ इसका मतलब बच्चों स्टैटिक से है, राइट। तो सबसे बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर इसके बाद बच्चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सबसे कमजोर रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे कमजोर रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, इतनी बातें डन। एक और बड़ा अच्छा आर्टिकल बेटा आता है, एक और बड़ा अच्छा आर्टिकल आएगा, आइए आगे देखते हैं। आई थिंक इतनी बातें डन बेटा, लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स मूव आगे। शिवांश दुबे, शिवांश का गुड, शिवानी राठौर गुड मॉर्निंग बेटा। नितिन राजपूत एवरीथिंग फाइन बेटा। चलो, अजय विक्रम सिंह, टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दीजिए सर रिवीजन में। हाँ बेटा, आई फोकस ऑन दिस, मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल ये टॉपिक को 2 ही दिन मिले और सब चीज़ें बिल्कुल टाइम से मैनेज होकर चले। बाकी आप रिकॉल करते रहिए, ये इक्वल प्लेटफॉर्म है, इट्स अ चैनल, और चैनल में सबकी बराबर हिस्सेदारी होती है। तो जहाँ कहीं भी थोड़ी सी लैकिंग हो रही है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझसे छोटे हैं लेकिन आपका सजेशन मान्य होगा, आप जो कहेंगे उस हिसाब से चीज़ों पे मॉडिफिकेशन भी होगा। अच्छा, बैंकिंग वाली बेटा बात रही, तो बैंकिंग को हम लोग सर्कुलर में डिस्कस करेंगे बेटा आने वाले टॉपिक्स में, राइट। आगे चलते हैं बेटा। इस ग्राफ का नेम है बेटा, इट्स अ ग्राफ या ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स एंड एक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। इन दो सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन या मोशन होने वाला है तो अप्लाइड फोर्स और एक्टिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच ग्राफ, ठीक है ना। चले बेटा, हाँ एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन वाले को लेकर बता देते हैं। चलो अच्छा देखते हैं बेटा, बिल्कुल देखते हैं। चलिए, अब डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर इसको ले लेंगे बेटा। अगर अभी लास्ट तक एक आधा कोई एग्जांपल तो ऐसा मिल जाएगा इसमें स्टैटिक काइनेटिक दोनों बातें करनी पड़ेंगी। फिर बेटा इसके बाद ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है, फटाफट याद करो सारी बातें। अगर हमारे पास बच्चों को इंक्लाइंड सरफेस है तो इंक्लाइंड सरफेस पर अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रख दिया, तो ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ।
और ध्यान से देखो, इस इंक्लाइनेशन का अगर हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल बच्चों अगर थीटा हो तो हम mg जैसे वेट के दो फेयर कंपोनेंट कर लेते हैं। mg का एक कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस, बहुत ध्यान सुनना, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ एंगल बनेगा थीटा। आई रिपीट, इंक्लाइन प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, उस पर एक बॉडी रखी, बॉडी का वेट ठीक वर्टिकल डाउनवर्ड काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वर्टिकल वेट का परपेंडिकुलर यानी प्लेन के परपेंडिकुलर से बनने वाला एंगल अगर थीटा है तो mg के दो कंपोनेंट, mg का एक कंपोनेंट mg का बच्चों cos ऑफ थीटा और mg का बेटा दूसरा कंपोनेंट mg का sin ऑफ थीटा। आई रिपीट, mg का sin ऑफ थीटा, राइट। अब mg sin थीटा क्या करेगा, ये इस ब्लॉक को स्लाइड करता हुआ नीचे ले जाएगा। mg cos थीटा क्या करेगा, ये करेगा प्रेसिंग एक्शन, इसे मिलेगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो यहाँ बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे सवाल क्या बन सकते हैं कि अगर ये सरफेस रफ है, रफ का मतलब यहाँ अगर कोई स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन डिफाइन है, म्यू डिफाइन है, तो यहाँ पर काम करने वाला, अच्छा बताओ, सबसे पहले समझो फ्रिक्शन यहाँ क्यों डेवलप होगा। मैं अगर आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछूं तो आपसे पूछूं मैं कि फ्रिक्शन डेवलप क्यों होगा, तो आपका बहुत अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि यहाँ फ्रिक्शन डेवलप क्यों होगा, तो आपका ये कहना होगा कि इस बॉडी का इस इंक्लाइंड सरफेस पर स्लाइड करने का टेंडेंसी है, रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है, और रिलेटिव मोशन जनरेट करने वाला जो कंपोनेंट है वो है mg का sin थीटा। इसलिए इस बॉडी और इस बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन डेवलप होगा जो बॉडी के मोशन के अपोजिट काम करेगा। बॉडी का मोशन डाउनवर्ड, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा अपवर्ड। स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल कितना होगा, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। म्यू की जगह म्यू रखो और एन की जगह ध्यान से देखो कौन लगेगा, तो इस एक्सेस के अलोंग या इस लाइन के अलोंग बैलेंसिंग करोगे तो एन ठीक mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो एन की जगह बच्चों चाहो तो आप एन mg cos थीटा रख सकते हो, राइट। अब सोचो बेटा, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, म्यू mg cos थीटा, एफएस मैक्स अवेलेबल फ्रिक्शन काम कितना करेगा, जितनी जरूरत उतना काम करेगा। सोचो अगर mg sin थीटा कम है एज कंपेयर टू म्यू mg cos थीटा, मेरी बात सुनना, सपोज करो मैक्सिमम अवेलेबल फोर्स 10 न्यूटन है, लेकिन mg sin थीटा की कैलकुलेटेड वैल्यू 8 न्यूटन ही आती है, तो फ्रिक्शन पूरा 8-10 थोड़ी काम करेगा, वो तो 8 ही काम करेगा। तो अगर इंक्लाइनेशन के अलोंग जो mg sin थीटा काम कर रहा है, इसकी वैल्यू म्यू mg cos थीटा मैक्सिमम अवेलेबल से कम है, वो 10 है, ये 8 है, तो 8 को रोकने के लिए 8 चाहिए होगा, यानी mg sin थीटा को रोकने के लिए उस पूरे की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इस पूरे में से केवल mg sin थीटा की आवश्यकता होगी। तो इसको हमने शर्त के फॉर्म में बच्चों लिखा था कि इन केस बेटा म्यू mg cos थीटा या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा बड़ा हो जाए mg sin थीटा से, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर ड्राइविंग से बड़ी है, रिपीट इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर ड्राइव स्टैटिक से छोटा है तो बॉडी चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं तो जितने की जरूरत उतना फ्रिक्शन काम करेगा। तो फ्रिक्शन अवेलेबल, इस बात को ऐसे लिख सकता हूं बेटा एक लाइन में बड़ा सुंदर तरीके से, फ्रिक्शन अवेलेबल इतना होगा, अवेलेबल इतना होगा, और एक्टिंग इतना होगा, या फ्रिक्शन वर्किंग कितना होगा, इतना, जो फ्रिक्शन काम करेगा, राइट। आई थिंक डन, आगे चले। अच्छा बताओ, अगर बच्चों ड्राइव में mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा ठीक बराबर हो जाए तो ये mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा के बराबर काम करेगा। इसी कंडीशन को एंगल ऑफ रिपोज कहा था। वो स्थिति जब बॉडी ठीक स्लाइड करने वाली हो या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर दे विदाउट एक्सीलरेशन, ऐसी अवस्था में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स आपस में बराबर होते हैं। दोनों को बराबर करोगे mg से mg कट जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर म्यू आ जाएगा, राइट। चले आगे बेटा। अब आपने कहा कि सर तीसरी स्थिति ये भी तो हो सकता है mg sin थीटा की वैल्यू म्यू mg cos थीटा से बड़ी हो। तीनों संभावनाएं बेटा, हो सकता है बच्चों। आगे चले बेटा। हाँ ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, हो सकता है बच्चों ऐसा भी है कि mg sin थीटा, हो सकता है mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा में mg sin थीटा रेस जीत जाए, लड़ाई में जीत जाए। इसका मतलब अब बॉडी को अल्टीमेटली नीचे स्लाइड करना पड़ेगा, और अगर बॉडी अल्टीमेटली नीचे आएगी तो बॉडी पर काम करेगा नेट फोर्स। बहुत ध्यान सुनना, बॉडी अब चली है बड़ी देर बाद प्रयास करते करते, भाई पहले स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा था तो ये mg sin थीटा कोशिश करता लेकिन चला नहीं पाया। स्थिति ये हुई कि बढ़ते इसके बराबर पहुंच गया। अब स्थिति आई है कि mg sin थीटा अगर ड्राइविंग फोर्स अगर स्टैटिक से बड़ा हो तो बॉडी में ड्राइव आएगी, और जब ड्राइव आएगी तब तक न्यूटन साहब का सेकंड लॉ हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं, वही इस्तेमाल करेंगे। F net इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स का मतलब होता है बॉडी पर काम करने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम।
तो इस लाइन के अलॉन्ग अगर वेक्टर सम देखोगे तो एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन ऑफ थीटा नीचे की तरफ, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। दैट शुड बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई ए। एम से एम खत्म, जी कॉमन ले लो बच्चों, क्या बचेगा डब्बे के अंदर, तो डब्बे के अंदर बचेगा बेटा साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, जी कॉमन है बेटा, इज इक्वल टू ए। अब इसे आपको याद रखना है कि किसी इंक्लाइन, बहुत एकदम सिंपल सा रिजल्ट है, सिंपल सा रिजल्ट बेटा। और एक बात और बता दूं, चाहे वो एनसीईआरटी का कंटेंट आप देख लें या लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस का, जेई के भी क्वेश्चंस में बहुत अच्छी बातें गई, तो इस क्वेश्चन के लेवल तक गई, जेई मेंस तक के लेवल की अगर बात करूं तो किसी इंक्लाइंड सरफेस जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन थीटा है, जिसमें बॉडी और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है, उनमें सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बेटा यहाँ स्टैटिक नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्टैटिक और काइनेटिक एक जैसा दिया होता है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ स्टैटिक लेना है कि काइनेटिक, या दोनों अगर अलग अलग डेटा दिए गए तो आप काइनेटिक पसंद करोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी में रफ्तार परिवर्तन हो रहा है, बॉडी मूव कर रही, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, राइट। तो बच्चों किसी इंक्लाइन सरफेस थीटा एंगल पर, उस पर रखे मास का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू जी, डब्बे के अंदर बेटा साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, राइट। अच्छा सोचो बच्चों, अगर यही रफनेस खत्म हो जाए, ये स्मूथ सरफेस बन जाए, तो रफनेस खत्म का मतलब म्यू खत्म, और म्यू यहां से खत्म तो म्यू यहां से खत्म, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर जी साइन थीटा। अरे वाह, ये तो बड़ी आसान सी बात है। किसी स्मूथ सरफेस पर अगर कोई बॉडी रख दी जाए तो जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से नीचे स्लाइड करती है, राइट बेटा। कोई डाउट तो नहीं? चलो, कोई डाउट बेटा? चलो आगे चलते हैं बेटा, लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, और आगे चलते हैं बेटा, इसे रफ कर दूं। अब यहां तक की बातों के बाद एक बात और, छोटी सी बातचीत, करीब करीब समाप्ति की ओर है हम लोग, जो लास्ट टर्म तक पढ़ी गई बातें थी लगभग समाप्ति की ओर है। उसमें सीखना ये रह गया था कि बच्चों जो इंक्लाइंड सरफेस है, कुछ एक आधी अच्छी बातें भी आपको मिलेंगी। इंक्लाइंड सरफेस के टॉप पर अगर कोई मास रख दिया जाए, ओवरव्यू ले रहे हैं, बॉडी का वेट नीचे, एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, दूसरा एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट, मैक्सिमम काम करने वाला फ्रिक्शन एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे आने वाली ड्राइव एम जी का साइन थीटा, जहां थीटा हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल है। अब फिर वही सवाल आ गया कि ड्राइव बड़ी होगी, अगर फ्रिक्शन छोटा होगा तो ड्राइव अपनी तरफ नीचे ले जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड काम करने वाला रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमें याद रखना है, ए बराबर जी विद इन डब्बा बेटा साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो इसका मतलब मोशन एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बच्चों वही फार्मूले, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, और अब आई थिंक इनमें सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं। तो एक बार बेटा फिर से जहाँ से चीज़ें रोकी थी वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखा जरा सा मामला कहाँ तक पहुँचा था। हाँ जी, अब एक और चीज़ सीख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग को डिस्कस करना था। रिपोज तक हम लोग डेटा डिस्कस कर चुके थे, एक न्यूमेरिकल भी देखा था। हाँ, ये यहाँ से डिस्कस करना था। देखो जरा सीखना है कहाँ से क्या डिस्कस करना है बेटा। अच्छा सवाल, सीखने वाला सवाल है ना। देखिए जरा क्या क्या है, देखिए बेटा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा इत्मीनान से, क्वेश्चन पढ़ लो, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सवाल सीखने वाला, और बेटा पूरी कोशिश करनी है कि आने वाले अपकमिंग 1 आवर्स में हम लोग सभी फटाफट इसको आप देख डालें। आज इसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ताकि कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें, राइट। आगे चले बेटा, अगर आप कहेंगे लास्ट में तो कुछ क्वेश्चन सर और करा देंगे। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है भाई, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा फोटो में शोन है। कह रहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। ब्लॉक और सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गिवन एज म्यू। ठीक बात भाई। कह रहा जो फोर्स है बॉडी पर लगने वाला F, वो mg के बराबर है, मतलब बॉडी के वजन के बराबर है, बॉडी के वेट के बराबर है, और वो थीटा एंगल पर काम कर रहा है। फोर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं काम कर रहा, वो बॉडी के वर्टिकल से
थीटा एंगल पर काम कर रहा है और इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सी स्थिति में जो पुल्ड फोर्स है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ब्लॉक कैन बी पुल्ड अलोंग द सरफेस। कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें ब्लॉक को खींचा जा सके। तो बेटा हम पहले सवाल की डेमोन्स्ट्रेशनल फोटो बना लें, इत्मीनान से एक बार देख लें और फिर इसके बाद फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। तो आओ जरा फटाफट देखते हैं। सवाल देख लो, सवाल देख लो, समझ लो। सवाल देखो बेटा, ब्लॉक दिखा, सरफेस दिखी, सरफेस के ऊपर मास दिखा, मास पर ड्राइव दिखी, ड्राइव का वर्टिकल से एंगल दिखा और सरफेस और ब्लॉक के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फोर्स है, ये जो एफर्ट है, ये ब्लॉक को चला सके, उसकी शर्त क्या है। आओ कोई बात नहीं, फटाफट इसका डेमोन्स्ट्रेशनल व्यू बनाते हैं। आइए देखिए जरा, ब्लॉक राइट, ब्लॉक का मास कितना बच्चों m, नीचे बॉडी का वेट कितना बेटा mg राइट। ये सरफेस और ब्लॉक के बीच, इसे सरफेस मान लो, सरफेस और ब्लॉक के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना बेटा म्यू। बॉडी पर फोर्स लगाओ तो बॉडी पर काम करने वाला, ये बॉडी पर काम करने वाला फोर्स F की न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर, वजन के बराबर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से बनने वाला एंगल कितना बेटा थीटा। F के करो कंपोनेंट, जो आपका एफर्ट है उसके कंपोनेंट करो। हमने कहा ना फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी टेढ़ी लगती दिखाई दे, इंक्लाइन दिखाई दे, आप उसके कंपोनेंट कर लीजिए। तो बच्चों F के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, F का एक कंपोनेंट जहां से थीटा बन रहा है वो बन जाएगा F का कॉस थीटा, आराम सीखना, F का कॉस थीटा। दूसरा बन जाएगा बच्चों F का साइन थीटा, अब सबसे पहली बात देखिए जरा, मैं अगर आपसे इस क्वेश्चन पूछना चाहूं कि बेटा ये बता दो, सबसे पहली बात बता दो कि ड्राइव कौन दे रहा है, F ड्राइविंग का काम कौन करेगा, ड्राइव देने का काम कौन करेगा। तो आपका कहना होगा सर ड्राइव देने का काम अलोंग सरफेस लगने वाला फोर्स F साइन थीटा करेगा। मैं आपसे पूछूं अपोज कौन करेगा, दूसरा पार्ट, अपोजिट फोर्स या रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स, आपने कहा सर अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन कितना लगता है म्यू मल्टीप्लाई बाय एन, क्योंकि ब्लॉक को चलना ही चलना है, इसका मतलब म्यू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये पूरा फोर्स प्रयास करेगा कि बॉडी चलने ना पाए। ठीक, फोर्स अपनी मैक्सिमम औकात भर कोशिश करेगा और मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन आपको कैलकुलेट करना आता है, म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। सवाल फंस गया एन पर, आओ एन की कोशिश करते हैं। एन कैसे निकालोगे, बॉडी ने सरफेस पर किया प्रेसिंग एक्शन, बॉडी को मिला इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में n बराबर mg नहीं है, क्योंकि n अकेला नहीं है जो mg को बैलेंस कर रहा, बल्कि n के साथ n की डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्टिंग है F cos थीटा, जो कि F का कंपोनेंट है। इसका मतलब वर्टिकल बैलेंसिंग बना करके हम n निकालते हैं हमेशा, राइट। भले भाई सिंपल ब्लॉक सिस्टम बनाते हो तो उस पर mg और n बराबर होता है, क्योंकि कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स फोटो में नहीं होता, लेकिन इस वाले में तो एक एक्सटर्नल फोर्स भी है। तो वर्टिकल बैलेंसिंग करोगे तो वर्टिकल बैलेंसिंग में लिखूंगा बेटा ऊपर की तरफ काम करेगा n, ऊपर की तरफ, प्लस F cos थीटा भी काम करेगा ऊपर की तरफ, F cos थीटा भी काम करेगा ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू बॉडी का वजन mg नीचे की तरफ, बॉडी का वजन mg नीचे की तरफ। तो आप चाहो तो लिख सकते हो बेटा n अपवर्ड, अब एरो नहीं लगाएंगे तो समझाने के लगा दिया, n अपवर्ड बराबर mg माइनस f ऑफ cos थीटा, राइट। अभी f की वैल्यू डाल नहीं रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कहा गया f बराबर mg। अब ये जो n है इस n को प्लेस कर दो, तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाएगा Fs मैक्स, मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि पूरी औकात भर काम करेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय एन, और एन की जगह बेटा आ जाएगा डब्बे के अंदर m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय f मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा, राइट। आई थिंक आई एम राइट। अब ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं, पक्का क्लियर। अब एक आखिरी शर्त आती है, आखिरी शर्त क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सुनो, फोर्स अगर आप चाहते हैं कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसे खींच ले जाए, इसे चला दे, तो उसके लिए एक ही शर्त है, चलाने वाला F ड्राइव, चलाने वाला बड़ा या बराबर पड़ जाए, बड़ा या जस्ट बराबर पड़ जाए किससे, रोकने वाले से, F S मैक्स। अरे रोकने वाले का मतलब फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू Fs मैक्स। फिर से बोले, स्टेटमेंट पढ़ दें भाई, आपसे क्वेश्चन, अभी आगे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार फिर से रीड कर देंगे। लैंग्वेज यही कह रही थी कि जो ड्राइव, आप ये बता दीजिए कि कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए, या वो फोर्स को ब्लॉक को चलाने की शर्त क्या है। तो चलाने की शर्त है बेटा, चलाने वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए रोकने वाले से, या चलाने वाला फोर्स रोकने वाले के जस्ट बराबर, तो बॉडी बस जस्ट स्लाइड करने वाली होगी, राइट। अब ड्राइविंग फोर्स की जगह बात करें
तो ड्राइविंग की जगह बेटा एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू डाल दो mg, तो मैं लिख रहा हूं बेटा m मल्टीप्लाई बाई g मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ एस मैक्स। एंड व्हाट इज एफ एक्स मैक्स? म्यू। बिल्कुल ठीक है बेटा, म्यू मल्टीप्लाई बाई mg, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस म्यू, एफ की वैल्यू डालो बेटा mg, क्वेश्चन में कहा गया है वो देखो, मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, कोई डाउट? पक्का? देख लीजिए, चलने की शर्त, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ड्राइविंग फोर्स mg का साइन थीटा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स का मतलब वो फोर्स जो अलोंग सरफेस पीछे की तरफ काम करेगा, एफ एस मैक्स, इससे बराबर या बड़ा। ठीक है, कुछ कटेगा, जो कटे सो काट लो। कटेगा क्या? mg से mg से mg, ये कॉमन था, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा, उसे चाहो तो इधर ले आओ, इधर ले आओ, क्या बचेगा देखना जरा, ये बचेगा बच्चों साइन थीटा, साइन थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या एक काम करें बेटा, कॉस म्यू कॉस थीटा, हालांकि म्यू म्यू यहाँ बच रहा, बचने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बेटा? म्यू कॉमन ले लो, म्यू कॉमन ले लो, म्यू म्यू कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत धैर्य समझना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, सवाल अच्छा है, सीखने लायक है। इधर बचा साइन थीटा, भाई mg 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 एलिमिनेट हो गया, साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू, इन दोनों से म्यू कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा बेटा 1 और माइनस, और यहां बचेगा कॉस थीटा, राइट। अब इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए जितना पॉसिबल हो। तो सॉल्व करने का तरीका बेटा, ये लाइन क्या मैं रफ कर दूं, अगर आप समझ चुके हो तो सॉल्व करने का बेटा केवल इतना सा तरीका है, बेहद ही लजीज और टेस्टी तरीका ये है बेटा कि साइन थीटा, बस आंसर अगर मैच करना, हालांकि शर्त सही है लेकिन आंसर शायद थीटा बाई 2 के टर्म्स में आ रहा है, तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप लगा लीजिए। सो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं बेटा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा बाई 2। बात समझिए बहुत ध्यान से, लिखने का तरीका है जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ, डब्बे के अंदर बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस का ऐसा फार्मूला जिसमें साइन आता हो, तो 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं बेटा, प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लो तो बेटा बचेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा बाई 2, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू, विद इन डब्बा बेटा 1, ये बचेगा बेटा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कुछ एलिमिनेट होगा, जैसे बच्चों 2 से 2 एलिमिनेट होगा, साइन से साइन की एक पावर एलिमिनेट हो जाएगी, और अल्टीमेटली बेटा जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा cos ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2, दैट मीन्स cot ऑफ थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू, या म्यू को इधर ले आओ, या cot थीटा को बेटा क्या लिख सकते हो 1/tan थीटा, वैसे ये सही भी है, आई थिंक म्यू बराबर म्यू लेस देन cot थीटा बाई 2 हो सकता है, ऐसी कोई शर्त लिखी हो, आप देख लेते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, शर्त को थोड़ा समीज से लिखो, तो म्यू लेस देन आर इक्वल टू cot थीटा बाई 2, दोनों शर्तें सही, cot थीटा बाई 2, तो बेटा दोनों शर्तें दिमाग में रख लो, यही कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहे होंगे। सवाल अच्छा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल, बाकी मैथमेटिक्स बेटा। कॉसेक tan आ रहा है मिस्टर स्मार्ट, नो डाउट सर, एक बार और बता दो, वीडियो स्टॉप्ड सर। बेटा कोई आपका नेटवर्क इशू होगा? हाँ, नो इट्स ओके, आस्था करें बेटा कि नो इट्स ओके, रिफ्रेश प्लीज। आप हिल नहीं रहे सर, भरत कुमार अब ठीक है बेटा, रवि कुमार रंजन गुड मॉर्निंग बेटा। चलो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं फटाफट, टाइम बहुत सीमित है बेटा। बॉडी का वजन, बॉडी पर काम करने वाला फोर्स इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड फोर्स के कंपोनेंट एफ का कॉस थीटा, एफ का साइन थीटा, एफ का कॉस थीटा और नॉर्मल मिलकर mg को बैलेंस करेंगे, यहाँ से नॉर्मल निकाला, नॉर्मल को म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एस मैक्स बन गया, ये लिखा हुआ है, और बॉडी को चलाने वाला एफ साइन थीटा है।
अगर बॉडी चलेगी तो ड्राइविंग फोर्स यानी mg sin थीटा यानी f sin थीटा, f की वैल्यू mg है, mg sin थीटा, अपोजिंग फोर्स म्यू mg cos थीटा के बराबर, म्यू n के बराबर हो, म्यू n के बराबर, म्यू n, n ये लिखा हुआ है। काटा पीटी करोगे, लेफ्ट राइट करोगे तो केवल एक चीज याद रखनी है, साइन थीटा को ब्रेक किया है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 में, और इधर cos थीटा को ब्रेक किया है बेटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 में, ताकि 1 से 1 खत्म हो। बेटा प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, परेशान मत होइए, वीडियो इज लैगिंग। चलो लेट्स सी, चलो अब ठीक हो गया होगा बेटा, अब ठीक हो गया होगा बेटा। चलो नहीं नहीं, किसी का नेटवर्क खराब नहीं बेटा, जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, एरर आ रही थी, वो आई थिंक अब सही हो गई होगी। चले बेटा आइए, अब ठीक है बेटा। नहीं रवि, आपको लगा कि केवल आपका, हाँ जी, हाँ राघवेन बेटा अब ठीक है, आई थिंक अब सही होगा बेटा। हाँ रिदम खराब हो सकता है लेकिन अब खराब नहीं होगा। चले आगे, चलो अब देखो जरा, अगला 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 पार्ट जो है सीखने लायक है, कह रहा है एक्सेलेरेशन ऑफ अ ब्लॉक, एक्सेलेरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, केवल सिंपल सी बातचीत ये है कि आगे वाला है P का मतलब ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बन जाएगा नेट फोर्स, और हर जगह आप लगाया करें कृपया एफ नेट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई ए। नेट फोर्स का मतलब होता है बेटा, हम तो सरल भाषा में लिखेंगे ड्राइविंग फोर्स माइनस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स बराबर m मल्टीप्लाई बाई a। तो a बराबर m यहां से हटा दो, m को नीचे भेज दीजिए, दैट्स इट, खत्म, सिंपल सी बातचीत, इसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ये इंक्लाइन सरफेस जिस पर आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं बेटा कि कोई भी इंक्लाइन सरफेस, कोई भी इंक्लाइन सरफेस जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर टिकी हो, इस पर अगर एक ब्लॉक रखा जाए जहां ब्लॉक और सरफेस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू हो बच्चों, तो एक्सेलरेशन का जनरल जो आंसर आता है दैट इज a इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ डब्बे के अंदर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डब्बा बंद, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और बात सीखिए जरा सा, अब देखो ध्यान से, कितना शानदार सवाल। क्वेश्चन कह रहा है रिटार्डेशन ऑफ, पहले इसको सीख लो, रिटार्डेशन ऑफ अ ब्लॉक अप ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस, कि अगर किसी ब्लॉक को अप सरफेस खींचा जाए, ऊपर की ओर खींचा जाए किसी ए एक्सेलरेशन के साथ, तो कितने कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो फोटो देख लीजिए, आराम से मैच कीजिए बहुत ध्यान से। फोटो देखिए, फोटो में क्या क्या है, मैं फिर से एक बार फोटो की फोटो कॉपी कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइनेशन एट एन एंगल थीटा, ब्लॉक ऑफ मास m, राइट, बॉडी का वेट नीचे की तरफ mg, इधर mg का cos थीटा, इधर mg का sin थीटा। तो पहले हमारे मतलब की बात है mg का sin थीटा, mg का sin थीटा, राइट। ब्लॉक को ऊपर एक्सेलरेट किया जाए, कितने एक्सेलरेशन के साथ, a। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइनेशन एंगल थीटा, mg का sin थीटा, mg का cos थीटा, mg, राइट। अब अगर इस ब्लॉक को ऊपर ए एक्सेलरेशन से ले जाया जाए, तो हम तो सिंपल सी बात बेटा केवल इतनी कहेंगे कि बहुत अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऊपर की तरफ आपका जो फोर्स है वो डिफाइन हो जाए, तो मैं इसकी अलग से फोटो बना सकता हूं। देखिए जरा कैसे, अलग से फोटो बनाते हैं बेटा, ये देखिए कैसे, देखिए देखिए, ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइन प्लेन का यहां से बनने वाला एंगल थीटा, तो यहां पे रखा होगा मास m, और m बॉडी का मास है तो नीचे की तरफ काम करेगा बॉडी का वेट, दैट इज mg। mg के करो दो कंपोनेंट, mg का प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा थीटा एंगल पर हो जाएगा mg का cos थीटा, हमेशा की तरह mg का cos थीटा, और एक और कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द प्लेन दैट इज mg का sin थीटा, mg का बच्चों sin ऑफ थीटा। और अगर इस हाँ एक और बात, यहाँ रफनेस भी है, यहाँ रफनेस है, और रफनेस जो है उसका कोएफिशिएंट म्यू है। अब बॉडी को अगर कोई एफर्ट लगा के ऊपर चलाया जाए, एफ प्रयास लगा के अपवर्ड चलाया जाए, अपवर्ड चलाया जाए, तो आपका कहना पता है क्या होगा, आपका कहना यह होगा कि जब आप बॉडी को चलाएंगे ऊपर, तो रिटार्डेशन, सॉरी, जब चला बॉडी को ड्राइव लगाओगे ऊपर, तो दोनों सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो मोशन की टेंडेंसी का अपोज करेगा, यानी पीछे की तरफ डेवलप होगा।
तो इसका मतलब जो बॉडी के चलने की टेंडेंसी ऊपर, तो बॉडी पर डेवलप होगा फ्रिक्शन, बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन डेवलप होगा नीचे की तरफ। कितना डेवलप होगा? फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात लगा देगा। वजह क्या? बॉडी चल रही, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो ब्लॉक को जब ऊपर की तरफ चलाने का एफर्ट किया जाएगा तो ब्लॉक पर दो दो लोग एक साथ रोकने का काम करेंगे, एक mg का साइन थीटा डाउन द प्लेन और दूसरा फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डाउन द प्लेन। तो आप कह सकते हो कि अगर इस बॉडी को फिर भी ड्राइव देना है तो आपका सीधा सा मतलब ये होना चाहिए कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अगर आपको बॉडी चलानी तो आपको एफ नेट इज इक्वल टू एम ए मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए का मतलब क्या हुआ? बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स, और एफ नेट का मतलब होता है बेटा एक अपवर्ड फोर्स लगाओ माइनस नीचे की तरफ रिटार्डिंग फोर्स कौन कौन से? देखो ध्यान से, अपवर्ड फोर्स का पोजीशन पहले कौन कर रहा है? mg का कंपोनेंट mg cos sin थीटा, mg sin थीटा नीचे की तरफ, और कौन काम कर रहा है? प्लस फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ काम कर रहा है। फ्रिक्शन मैक्सिमम है कितना? fs max बराबर म्यू एन, मैं लिख दे रहा हूं उस बात को, fs max इज इक्वल टू म्यू एन। अब n कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। तो प्लेन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये रहा एक्शन, तो इसके ठीक अपोजिट रहा बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन। तो ध्यान से देखो, fs max बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई n, सो fs max बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई n किसके बराबर बेटा? mg cos थीटा के बराबर, mg cos ऑफ थीटा के बराबर, राइट। लेट्स प्रेस हियर। तो अपवर्ड फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स के नाम पर mg sin थीटा, रिटार्डिंग फोर्स के नाम पर म्यू टाइम्स ऑफ, इसे रफ कर दो बेटा यहां से, म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा। ये बॉडी पर काम करने वाला नेट फोर्स हो गया। अब आप इसे बराबर कर सकते हैं m मल्टीप्लाई बाई ए, सही इक्वेशन ये बनेगा, राइट। तो इतनी बातें बच्चों सोच लोगे मेरे हिसाब से। बीट बॉक्सिंग सीख रहे हैं सर? डन, चलो आगे चले बेटा। अभी वाली फाइल कपिल, फिर से ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक, फिर बच्चों आपके पास कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना, बड़े आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। देखो जरा फटाफट सीखते चलो, और बेटा मैं इसे सोल्यूशन के फॉर्म में नहीं दिखाऊंगा ताकि हम चैप्टर को और आगे भी ले जा सकें। देखिए जरा कैसे, एक बॉडी ऑफ मास 10 किलो इज लाइंग ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अपवर्ड द प्लेन, ठीक है ना। एक 10 किलो, मन में इमेजिन करो, सारा डायग्राम बना लो और बाकी जो ऊपर स्पेस है उतने में सॉल्व कर देंगे। एक बॉडी 10 किलो की है जो रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है, जो कि 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ऐसे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए बॉडी को अपवर्ड खींचने के लिए? अपवर्ड खींचने का मतलब बॉडी को जस्ट टू स्टार्ट द मोशन कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो बेटा इस बात को हम कहाँ दिखाते हैं? चलो जो जगह है उसी में काम चलाना पड़ेगा। आइए कोशिश करते हैं इसको इतने में सॉल्व करने की। तो बॉडी को सबसे पहले हम इंक्लाइंड प्लेन पर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, छोटी जगह में हम अपना कोशिश करेंगे डायग्राम बन जाए। ये बॉडी ऑफ मास 10 kg, बॉडी ऑफ मास 10 kg लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस एट एन एंगल 30 डिग्री। ये एंगल बच्चों 30 डिग्री। यहाँ जो रेफनेस का कोएफिशिएंट है म्यू, दैट इज गिवन एज 0.5। तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए बॉडी को अपवर्ड खींचने के लिए? तो बॉडी को अपवर्ड खींचने के लिए सपोज करो बच्चों, अगर एफ फोर्स की रिक्वायरमेंट हो, तो एफ फोर्स कितना होना चाहिए? एफ इतना होना चाहिए कि बॉडी एटलीस्ट मोशन स्टार्ट कर दे, अच्छा इसका मतलब एफ अपवर्ड, मतलब बात सुनो, एक्चुअली बॉडी को रोकने वाले फोर्स अगर बॉडी के ड्राइव के बराबर हो जाए, या बॉडी पर ड्राइविंग फोर्स बराबर बॉडी को रेसिस्ट करने वाले, रोकने वाले अपोजिंग फोर्स,
तो भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये स्थिति वो भी कहलाती है कि जब बॉडी में मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो मैं लिख सकता हूं एफ अपवर्ड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ऊपर काम करने वाला फोर्स कम से कम बराबर या ज्यादा हो, किससे किससे, नीचे काम करने वाले फोर्सेस से। ये अप द प्लेन है और डाउन द प्लेन कौन कौन काम करेगा, तो एक तो काम करेगा बेटा mg का साइन थीटा, अब तक याद होना चाहिए, अब तक याद हो जाना चाहिए बेटा tan g का साइन 30, और साथ ही साथ अपवर्ड मोशन को अपोज एक और काम करेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब म्यू m g का कॉस थीटा। अरे याद आया बेटा, याद आया, mg का साइन थीटा और म्यू mg का कॉस थीटा तो फ्रिक्शन है ना, तो अपवर्ड फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू tan g का साइन 30 और प्लस म्यू टाइम्स ऑफ tan g का कॉस 30, tan g का कॉस 30। वैल्यूज कैलकुलेट करो। सो एफ अपवर्ड ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कम से कम बड़ा या बराबर हो वजन के कंपोनेंट और फ्रिक्शन के, तो 10 तो 10 है, 10 इंटू जी, ये हो जाए 10, जी की वैल्यू 10, 10 10 100, 100 इंटू साइन 30 50। अरे बच्चों 100 और साइन 30 होता है 1/2, तो 100 का 1/2 50 प्लस म्यू दिया 0.5। mg की बात करूं, mg है बेटा, mg m 10 g 10 50 100 और cos 30 बेटा √3/2, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 50। तो बच्चा अपवर्ड जो फोर्स है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये तो हो जाएगा बेटा 50 प्लस 0 हटा दो, डेसिमल हटा दो, 5 5 25 इंटू √3, सो 25 और √3 बेटा 1.732। करो कैलकुलेशन, 17 5 85 का आधा लगभग 42 और 50 42 92। कैलकुलेशन देखो जरा, 92 के आसपास है कोई आंसर, ये देखो 92 के आसपास ये है आपका 91.4 न्यूटन। ऑप्शन आ भी रहा होगा बेटा, ये 91.4 न्यूटन। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? हाँ आप कोशिश कर लीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा कि बॉडी, भाई सवाल की थीम समझिए, बॉडी को अगर अप द प्लेन जस्ट चलाना है, जस्ट स्लाइड करना, मिनिमम फोर्स कितना चाहिए खींचने के लिए, तो मिनिमम फोर्स बेटा इतना हो कि mg के कंपोनेंट से जीत जाए और फ्रिक्शन से जीत जाए। तो mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा, उससे जीत जाओ, और फ्रिक्शन जो नीचे काम करेगा दैट इज म्यू n, n बराबर mg cos थीटा। ठीक, तो mg साइन 30 m 100 सॉरी m 10 g 10 10 दम 100 साइन 30 आधा, 100 का आधा 50, म्यू 0.5, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 10 दम 100, cos 30 √3/2। काटा पेटी करी, ऑप्शन आंसर आपके सामने, राइट। शाबाश, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेरी वेल। ठीक, आगे चले बेटा, बच्चों पढ़ लो। आकाश बिल्कुल सही बेटा, प्लीज अपने कोई पर्सनल चैट मत करिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आकाश। चलो आओ देखो जरा, आगे चले बेटा, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट चले बेटा। एक बहुत ही शानदार सवाल, बिल्कुल हल्का सवाल ये वाला करके देखते हैं, फिर इसके बाद बेटा थोड़ा सा जंप करेंगे आगे, है ना, क्वेश्चंस बाईपास करेंगे। करेक्ट, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on a rough horizontal surface having the coefficient of friction mu बराबर 0.5, if horizontal force of 100 Newton acting on it then acceleration of the block। बेटा जितनी जगह उतने में काम चल जाएगा, आओ लगा के देखते हैं। ये लो भैया होरिजोनटल सरफेस, इस पे रख लो भैया ब्लॉक, ये रखा ब्लॉक, ब्लॉक का मास कितना भैया 10 किलो, 10 kg, 10 kg का वजन कहाँ की तरफ काम करेगा, नीचे, कितना काम करेगा 10g, और 10g का मतलब 10g का मतलब 10 बटा 10 10 100 न्यूटन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, आई थिंक राइट। अब इस बॉडी पर 100 न्यूटन का फोर्स काम करवा दो, 100 न्यूटन का फोर्स काम करवा दो तो 100 न्यूटन की ड्राइव आई, और जैसे ही ड्राइव आएगी तो ड्राइव रिलेटिव मोशन कराएगी, और जैसे रिलेटिव मोशन होने वाला होगा सरफेस में एक्टिव हो जाएगा फ्रिक्शन, जो कि बॉडी के एक्सपेक्टेड मोशन के अपोजिट काम करेगा, एंड दिस फोर्स विल बी एफएस मैक्स। और एफएस मैक्स होता कितना बेटा, एफएस मैक्स का सामान्य फार्मूला म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। म्यू की जगह अगर बात करें तो क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू हिंट की गई थी 0.5, तो यहां रख दीजिए 0.5 मल्टीप्लाई बाय एन। एन की वैल्यू किसके बराबर है, बॉडी के वजन के, यानी 100 के बराबर। आई थिंक बेटा जीरो खत्म, डेसिमल खत्म, 5 दम 50। अब सुनो बेटा ध्यान से, बहुत सरल सी बातचीत आ गई बेटा, कि जो 10 किलो का ब्लॉक किसी रफ सरफेस पर लगा था,
उस पर एक एफर्ट लगा, प्रयास लगा 100 न्यूटन चलाने के लिए, और उस पर जो फ्रिक्शन पैदा हुआ है वो म्यू एन के हिसाब से पैदा हुआ है 50। तो चलाने वाला 100 है, रोकने वाला 50 है, चलाने वाला जीत जाएगा क्योंकि चलाने वाला बड़ा है। अब किसी बॉडी के फाइनल मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम बचपन से पढ़ते हैं, हम लगा दिया करेंगे एफ नेट बराबर एम मल्टीप्लाई बाई, अलग डाल लो। तो आगे लगा 100, पीछे लगा 50, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, काश फोर्स सेम डायरेक्शन में होते ऐड हो जाते, अपोजिट है तो घट जाएंगे, आगे 100 पीछे 50, नेट फोर्स कितना आएगा बेटा 100 माइनस 50 यानी 50 बराबर मास ऑफ बॉडी इज गिवन एज 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन का पता नहीं, 0 से 0 कैंसिल, एक्सेलरेशन बराबर 5 मीटर पर सेकंड आता हुआ। ऑप्शन संख्या बी इज करेक्ट, राइट, बी पार्ट बिल्कुल सही बेटा, सबका लगभग सही आंसर। वेरी वेल डन। अवंतिका, शिप्रा, भरत कुमार, अंजलि मिश्रा, रूपम, प्रतिभा, ग्रीन गोल्ड, आकाश, शाबाश बेटा, वेरी वेल डन। लवली, पवन, सबका आंसर सही बेटा। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ जाएं। अब इससे बाईपास करते हैं, अब इससे बाईपास करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और थोड़ी सी लजीज बातें देखते हैं। हालांकि बेटा आप चाहें तो फ्रिक्शन वाला पार्ट हम लोग, फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है बच्चों उसे हम सबसे लास्ट में, सबसे बाद में, फ्रिक्शन में जो वर्क डन वाला पार्ट है उसे बाद में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा थोड़ा हिंट करते चल रहे हैं। देखिए जरा कैसे, देखिए सीखो। क्वेश्चन कह रहा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। अब पहले बेसिक समझ रहे हैं, पहले बेसिक समझ रहे हैं क्वेश्चन है क्या, या लॉजिक कहां से डेवलप होगा, यहीं से बेटा वर्क पावर एनर्जी की धीरे धीरे थीम पकड़ते चलना। क्वेश्चन कह रहा वर्क डन, या थीम कह रही वर्क डन ओवर अ रफ इंक्लाइंड सरफेस। किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस पर किसी बॉडी को स्लाइड करने में, खिसकाने में, सरकाने में हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या जब हम मेहनत कर रहे होंगे उस वक्त फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रहा होगा, कितना लॉस ऑफ एनर्जी कर रहा होगा। ये सेंटेंस इसलिए बोला बेटा क्योंकि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जैसे एयर का ड्रैग, हवा की रगड़, फ्रिक्शन, ये सारे ऐसे फोर्स हैं जो हमेशा एनर्जी का लॉस कराते हैं, राइट। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई टिलिया हो, कोई खोमचा हो, कोई ब्लॉक हो, जिसको मैं एक एजेंट की तरह अगर धक्का दूं तो मेरा जो वर्क डन है, मेरा जो काम है वो उस ब्लॉक पर यानी हमारा जो एफर्ट है वो उस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को, उस ब्लॉक के एक्सेलरेशन, सॉरी फिर शुरू से, हमारे पास एक कोई ब्लॉक रखा है, कोई व्हीकल है, कोई ठेलिया है, उसको मैं एक एजेंट की तरह अगर धक्का दूं तो मेरा जो नेट फोर्स है उस सिस्टम को एक्सेलरेट करेगा, सिस्टम रफ्तार पकड़ेगा, सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। तो मेरे फोर्स, मेरे एफर्ट से सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी में इंप्रूवमेंट हुआ, सिस्टम ने काइनेटिक एनर्जी गेन की। लेकिन जो सिस्टम आप चला रहे हैं, जो पहिया गाड़ी आप चला रहे हैं, उसके और सड़क के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा जो कि मेरे एफर्ट को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई और नहीं बल्कि फ्रिक्शन है। वो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रफ्तार आ जाएगी, उससे रफ्तार कम आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरह काम कर रहा है, वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को घटाएगा, राइट। कोई डाउट तो नहीं बेटा? चैट स्लो है? हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चलो चैट की बहुत आवश्यकता नहीं। सर जी सुपर हो यार, आप अभिजीत जना, चलो थैंक यू बेटा, शुक्रिया। आगे चलते हैं बेटा, है ना। तो वर्क डन ओवर, थैंक यू फॉर द अप्रिशिएशन बच्चों, आपके अप्रिशिएशन से हिम्मत मिलती है काम करने की, बूस्ट होते हैं। एक और बात, सैटरडे फिर से मैराथन है। इस बार सैटरडे मैराथन की बच्चों गलती से थंबनेल में टाइमिंग 1 PM लिख गई थी, जबकि एक्चुअल टाइमिंग 10 PM थी, तो कोई बातचीत नहीं। इस बार सैटरडे उम्मीद करता हूँ आप पूरी ताकत के साथ तैयार रहिए। जो जो टॉपिक सैटरडे की मैराथन में लगेंगे बच्चों, पता है मैराथन में वाकई बहुत मजा आता है हमें पढ़ाने में। इस बार तो संख्या कम थी लाइव बच्चों की, लेकिन फिर भी खत्म होते होते व्यूज काफी अच्छी संख्या में रहे सब आपके प्रेम से। लेकिन इस बार सैटरडे हम चाहते हैं मैराथन में सैकड़ों की भीड़ हो, अच्छी भीड़ हो, और हम आप मिलकर के चैट बॉक्स पर खेलें। आप चैट बॉक्स पर आंसर दीजिएगा, हम यहाँ दर दर चलते चले जाएंगे। कुछ लिमिटेड डिफाइंड टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो आई होप लगभग आने वाले 6 दिन बाद एक मैराथन क्लास कंडक्ट करेंगे, नाइट 10 to 2, 10 से 2 बजे के बीच, लगभग 4 घंटे की मैराथन क्लास, और हम अपने आपको पूरा एग्जॉस्ट कर देंगे और आपको सुला के ही सोएंगे, राइट। लेकिन उन दौरान 4 घंटों में कोशिश करेंगे कि चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले लें, लगभग हर वैरायटी का लास्ट ईयर से एक क्वेश्चन उठा लें, और अगर हम 4 घंटे किसी एक टॉपिक पे अच्छे से एफर्ट कर लें, मेहनत कर लें, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मैं एज अ मेंटर लगातार हर सवाल का हिंट देता रहूंगा, आप कॉपी पेन लेके एफर्ट करते रहोगे, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज की कौन कौन से टॉपिक होंगे इसकी जानकारी मैं आने वाले वितरण में आपको दे दूंगा, ठीक है बेटा। चले, प्रेम भावी लोग आ जाते हैं, अरे अरे उससे कोई मतलब नहीं बेटा, प्रेम भावी आपको सब जगह मिलेंगे बेटा। इस ब्रह्मांड में हर जगह आपको प्रेम भावी
मित्र भाभी इस तरह के लोग मिलेंगे, आपको उनसे डेविएट नहीं होना। वो चैट बॉक्स में अपनी चैट करते रहते हैं ना, हम लोग पढ़ाई करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, हाँ, हमें अपने काम पे फोकस करना है। हमारा इंटेंशन क्या है, ये हमारे टारगेट डिसाइड करेगा, ये हमारी डेस्टिनी डिसाइड करेगा, राइट। आइए तो बेटा चलते हैं वर्क डन का। अच्छा सिंपल सा फार्मूला अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, तो आपके मन में आया सर वर्क डन का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपने कितना फोर्स लगाया और उस फोर्स की कॉस्ट पर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बॉडी को कितना डिस्प्लेस कर लेगा। अब डेफिनेशन में आता है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको हटाने के लिए, उससे बचने के लिए एक सिंपल टर्म का इस्तेमाल किया गया, W बराबर एफ मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इसे ही आप वेक्टर फॉर्म में लिखते होते हो, W बराबर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, राइट। ये याद रखना है। अब देखो जरा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है या थीम क्या कह रही है, थीम कह रही है कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो बच्चों सोचो, इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड अप अ रफ प्लेन थ्रू अ डिस्टेंस f, अगर किसी m मास की बॉडी को आपने प्लेन के अलोंग s डिस्टेंस चला दिया, ये देखिए यहां से यहां पहुंचा दिया, यहां से सरकाते 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 यहां तक पहुंचा दिया, एम मास की बॉडी को धक्का देते देते हौले हौले वहां तक पहुंचा दिया। तो ऐसा करने में जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन बच्चों वैसे भी डिफाइंड होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, जहां थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो बच्चों सुनो, आपने कितना फोर्स लगाया, तो आपने कहा सर हमने तो एफर्ट ऊपर की तरफ लगाया था ma, इस बात को और साफ साफ लिख दूं, m मल्टीप्लाई बाय a और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा s, राइट। हालांकि आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी बेसिक बेसिक लेते चल रहे हैं। अच्छा ma किसके बराबर होगा, तो आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था कि अगर इस ब्लॉक को बिना एक्सेलरेशन के स्लोली स्लोली ऊपर, कई सारे ऐसे फिजिक्स के टर्म है बेटा जो आपको धीमे धीमे सीखने हैं, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्लोली स्लोली ऊपर ले जाते हो तो उस पर नेट एक्सेलरेशन जीरो रहता है, नेट फोर्स जीरो रहता है। और नेट फोर्स जीरो का मतलब कि बॉडी पर लगने वाले अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस, बॉडी पर लगने वाले राइट फोर्सेस इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्सेस, अब बॉडी पर लगने वाले वर्टिकल अपवर्ड बराबर वर्टिकल डाउनवर्ड। तो कहने का मतलब अगर आपको किसी बॉडी को जस्ट स्लाइड कराना है, एक यूनिफॉर्म रफ्तार से स्लाइड कराना है, बिना एक्सेलरेशन के चलाना है, स्लोली स्लोली चलाना है, तो ऐसी अवस्था में बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा और बॉडी पर ड्राइविंग फोर्स बराबर अपोजिंग फोर्स यानी नेट फोर्स जीरो होंगे, ठीक। अब सुनो बेटा, इस बॉडी को ऊपर चलाने के लिए कम से कम कितने फोर्स की आवश्यकता है, आपने कहा सर फोर्स इतना हो कि इसके अपोजिट फोर्सेस को बैलेंस कर ले। अपोजिट फोर्सेस में एक तो लग जाएगा इसके वेट का अपना कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू बेटा mg का साइन थीटा, और दूसरा लग जाएगा बेटा फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg का कॉस थीटा, इस क्वेश्चन के लिए, राइट। तो आपको एफर्ट कितना करना पड़ेगा, आपको कम से कम इतना एफर्ट करना पड़ेगा कि ये मैनेज हो जाए प्लस ये मैनेज हो जाए। तो आपका जो एफर्ट होगा, आपका जो प्रयास होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वाले खेल में, तो आपका जो प्रयास होगा वो ये होगा कि आप mg साइन थीटा को मैनेज कर लें प्लस आप म्यू mg cos थीटा को मैनेज कर लें, राइट 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 राइट, और इज इक्वल टू फोर्स, नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के नाम पर बेटा s आंसर। ये देखिए mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई बाय s, चाहो तो mg कॉमन ले लो, डन। और देखिए जरा सा, और देखिए सारे पार्ट पढ़ने लायक नहीं, जैसे एक सवाल ये, चलो करो कोशिश बेटा जल्दी से। सवाल नंबर 15 सबका आंसर चाहिए। सवाल नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15, टेलीग्राम, हाँ बेटा टेलीग्राम का चैनल है बेटा, चलो ध्यान दो। सवाल नंबर 15 कह रहा है बॉडी ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस मच, body is pulled through a distance of 10 meter by horizontal force of 25 Newton, the kinetic energy acquired by it। सवाल को बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि इसे बेटा मैं फ्रेश पेज में समझाऊंगा। सवाल अच्छा है, इसे फ्रेश पेज में समझाया जाएगा, राइट। पढ़ लें, आज खत्म करना है टॉपिक को लगभग। बॉडी 5 किलो की हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर रखी है, जहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, और बॉडी को 10 मीटर खिसकाया गया है 25 न्यूटन का फोर्स लगा के, और काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर हुई। 5 किलो की बॉडी 10 मीटर खिसकी, 25 फोर्स लगा, 0.2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। डेटा बेटा मुझे याद हो गया, आप लोग भी याद रखना, बीच में बोलते जाना जहां कहीं गड़बड़ हो।
5 की बॉडी, 25 का फोर्स, 0.2 10 मीटर चली। ओके, फटाफट फटाफट नहीं भूल जाएगा। मास 5 किलो की बॉडी, 25 न्यूटन का एफर्ट, ठीक, 25 का एफर्ट, और बॉडी को इसकी इस लोकेशन से यहां तक सरका दिया, खिसका दिया, यहां तक खिसका दिया, खिसकाया तो बॉडी कितना खिसकी है बेटा, 10 मीटर, ये लीजिए। और जो यहाँ फ्रिक्शन है कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इज गिवन एज म्यू बराबर 0.2। अब बहुत ध्यान सीखो बेटा, असल में यहाँ पे आती है वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन हम इसको ऐसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू, हालांकि जब वर्क डन पढ़ेंगे बेटा तो डिटेल पढ़ेंगे इस बात पे कि वर्क डन, किसी एजेंट के वर्क डन के कॉस्ट पे होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल के दो पार्ट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल बढ़ती है mgh, भाई यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी, वो तो हाइट से बढ़ेगी, तो शुरुआती और आखिरी लेवल सेम है, तो पोटेंशियल में तो कोई इजाफा नहीं होगा। तो एजेंट द्वारा किए गए काम से मैकेनिकल में बढ़त होगी। मैकेनिकल के दो पार्ट, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि हाइट में बढ़ी है ना घटी है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इंपॉर्टेंस है, तो इसका मतलब जो भी बढ़त हुई है वो सब काइनेटिक में हुई है। तो वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन एजेंट बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, ये मोशन अंडर कंजर्वेटिव के साथ साथ एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्टिव है जिसका नाम फ्रिक्शन है। मैंने अभी बोला था नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शन लॉस कराता है, तो फ्रिक्शन लॉस कराएगा, माइनस लॉस। लॉस बेटा होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही बातें सीखनी है। इट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट, बेसिक बात है। चलो, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बराबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मेरे फटाफट चले बेटा, फोर्स कितना 25 न्यूटन, 25 लगा, 25, डिस्प्लेस कितना किया 10, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच एंगल 0, cos 0 1, तो W बराबर F D cos 0, cos 0 1, तो F की जगह 25, D की जगह 10, तो 25 इंटू 10 250। 250 के वर्क डन में कुछ हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट, कुछ हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट, और प्लस कुछ हिस्सा लॉस में चला गया होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल बढ़ती तो उसमें लॉस घटाते, तो वर्क डन की कॉस्ट में क्या क्या हुआ, वर्क डन ने कुछ हिस्सा लॉस में कवर किया, बाकी भाई हम कहते हैं 100 रुपए, 100 रुपए का काम हुआ, तो 100 रुपए में 30 रुपए लॉस में चले गए, तो काइनेटिक एनर्जी में इंप्रूवमेंट 70 होगा, राइट। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का इंप्रूवमेंट नहीं पता, प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन चेक कर सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, किसी फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के नाम पर हम फ्रिक्शन ले लेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस लिख दिया, राइट। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो मैं लिख रहा हूं बेटा 25 इंटू 10 बराबर 250 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और प्लस का बेटा एफएस मल्टीप्लाई बाय डी कितना हो जाए, एफएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो आपको पता है, एफएस मींस स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। म्यू का मतलब बच्चों 0.2 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से देखो नीचे काम करेगा 5G, ईच एंड एवरी रिएक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, तो 5G बराबर n के, n बराबर 5G, G की जगह 10, डेसिमल हटा लो, 0 हटा लो, 5 दूनी 10, तो फ्रिक्शन की जगह बेटा 10, भैया सिंपली कैलकुलेशन है, म्यू n किया है, म्यू की जगह 0.2 और n की जगह पर mg यानी 5G, तो 5G हो जाएगा 50 इंटू 0.2 हो जाएगा 10, तो 10 का फ्रिक्शन, और डिस्प्लेस कितना किया है 10, तो आई थिंक बेटा 250 के वर्क डन में कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट और प्लस 10 दहम 100 चला जाएगा आपका फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में। इसे ट्रांसफर मारो, 250 में 100 चला जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 250 माइनस 100 इज इक्वल टू 150, 150 की काइनेटिक एनर्जी में बढ़त होगी। वेलोसिटी में इंक्रीमेंट पूछे तो हाफ mv² के बराबर कर दो, राइट। तो बच्चों इत्मीनान से देख लो इस बात को, सीख लो, समझ लो, और मेरे हिसाब से बच्चों आप आंसर तक पहुंच गए। 150 का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट होगा भैया, है कोई ऑप्शन, ये लो भैया बी पार्ट, बी पार्ट डन, ये लिखा हुआ है। वर्क डन बाय फोर्स, उसमें से फ्रिक्शन वाला हटा दिया, तो वर्क डन बाय फोर्स ये हो जाएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन म्यू
एम जी एस, म्यू एम जी, ये हो गया फ्रिक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसका एक बहुत शानदार और तरीका है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं। आप में से किसी किसी के मन में आ भी रहा होगा बेटा, सब बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वेरी वेरी ग्लैड टू हैव ऑल द आंसर्स 150 150 150 150 बी पार्ट बी पार्ट बी पार्ट। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। एक और शॉर्टकट तरीका है बेटा, एक और शॉर्टकट तरीका पता क्या है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपसे पूछा क्या काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट, तो सुनो बेटा, हालांकि जब डिटेल पढ़ेंगे ना वर्क एनर्जी थ्योरम का तो मजा आ जाएगा, अभी फिलहाल समझिए काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, अभी तो उसको हम रफली लगा रहे हैं ताकि हमारा सवाल एक सवाल में अप्रोच बन जाए। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट बराबर वर्क डन नेट, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में तीन फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एजेंट, डिटेल पढ़ेंगे अभी वर्क एनर्जी थ्योरम में, पहले रफली सीख लो कि वर्क डन बाय नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन का मतलब होता है एफ नेट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, एफ नेट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब सीखो बेटा एफ नेट का मतलब क्या होता है, एफ नेट का मतलब नेट फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ड्राइव कितने की लगाई 25 की, और अपोजिशन कौन करेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना होगा म्यू एम जी, और म्यू कितना है 0.2, मास कितना है 5, जरा देखो जरा सा एफ नेट कितना होगा, एफ नेट होगा, एफ नेट बराबर होगा ड्राइविंग फोर्स, सो सॉरी एफ नेट बराबर होगा बेटा ड्राइविंग फोर्स माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स, इसको एफ एस समझना। तो ड्राइविंग कितना है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, ड्राइविंग 25 का है वो लगा 25, और माइनस अपोजिंग की जगह बेटा म्यू एम जी, म्यू एम जी वैल्यू मारो, इसकी वैल्यू रखो 25 का तो 25 रहा का, माइनस म्यू की जगह बेटा 0.2 वो लिखा है, वो लिखा वो ऊपर छोटू सा, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बॉडी 5 किलो और ग्रेविटी की वैल्यू 10, हमें 0 हटाओ डेसिमल डालो, 5 दूनी 10, 25 में 10 चले गए 15, आओ वैल्यू प्लेस कर दो। काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट बराबर नेटवर्क डन, नेटवर्क डन बराबर नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स का मतलब ड्राइविंग फोर्स 25 माइनस अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन 10, 25 में 10 गए 15, तो नेट फोर्स 15 और बॉडी को कितना डिस्प्लेस किया गया 10 मीटर, आंसर 15 दहम 150, काइनेटिक एनर्जी गेन 150 तब भी आ जाएगा बेटा, अप्रोच अलग अलग है, राइट। एक और बात बेटा कि जो अपना न्यूलाइट इंस्टीट्यूट है, इस न्यूलाइट इंस्टीट्यूट के 2 चैनल पैरेलल रन कर रहे हैं, तो बच्चों ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा है, जो हम लोग का चैट बॉक्स चल रहा है उसमें एक और लिंक आपको सेंड किया जा रहा है, तो लिंक को क्लिक करें, आप सीधे दूसरे चैनल पर चले जाएंगे, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैराथन क्लास या तमाम सारे पेपर्स का डिस्कशन इस चैनल पे भी लगातार होता रहेगा। चैनल में एक्टिविटी या वर्कलोड बढ़ रहा था, इसलिए चैनल की संख्या 2 कर दी गई है, ताकि आप रेगुलर आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन स्टडी का परफेक्ट बेनिफिट उठा सकें। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते बेटा। मैराथन बेटा सैटरडे उसके लिए प्रीवियस अनाउंसमेंट बहुत अच्छे से करेंगे, डोंट वरी, कल मैं टॉपिक डिक्टेट कर दूंगा कि मैराथन में कौन कौन से टॉपिक चलेंगे, आप हफ्ते भर उसकी तैयारी करिए और मैराथन में मेरे साथ 2-2 हाथ करिए, देखते हैं कौन तेज है पढ़ने में। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को चाहो तो रफली कर सकते हो, कोशिश कर लेना। 30 जूल का वर्क डन किया गया किसी स्लाइड करने में 2 kg बॉडी को अपवर्ड इंक्लाइन टू द हाइट ऑफ 10 मीटर्स, टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू बी ग्रेविटी, दिस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है भाई, चलो हो जाएगा। करना कोशिश, हालांकि ये सब ऐसे सवाल वर्क पावर एनर्जी में मिलेंगे बेटा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा शानदार सवाल, अब ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम आएगा, इस ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम को मैं यहां बताऊंगा, पहले यहां बताएंगे फिर इसके बाद एक सवाल करेंगे। ठीक, तो हम इसकी टाइटल डाल दे रहे हैं, हेडिंग डाल दे रहे हैं बेटा, सिस्टम का नाम है ब्लॉक, सभी के सीखने लायक ब्लॉक ओवर ब्लॉक। अब लगातार 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे बेटा, एक ब्लॉक ओवर ब्लॉक बताएंगे और एक इंक्लाइंड सरफेस पर लगातार रखे 2 ब्लॉक्स का मोशन बताएंगे कि क्या लगातार 2 रखे ब्लॉक्स एक दूसरे के टच में आएंगे कि सेपरेट रहेंगे एंड सो ऑन। तो आगे आने वाले लगभग 15 मिनट में हम 2 मजेदार कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। मोनिका यादव कहने के सर प्लस क्यों लगाया है, फ्रिक्शन लॉस है। मेरी बात सुनो बेटा, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि सपोज करो बच्चों आपने एफर्ट करके किसी बॉडी पर 100 जूल का वर्क किया, आपके एफर्ट ने 100 जूल का वर्क किया, उस 100 जूल की कॉस्ट पर कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट में जाएगा, बाकी हिस्सा लॉस में चला जाएगा। तो लॉस में चला जाएगा मतलब उसी का पार्ट लॉस में जाएगा। मतलब अगर सपोज करो आपका जो वर्क डन था वो 100 का था, तो उसमें से कुछ हिस्सा काइनेटिक इंक्रीमेंट होगा, माइनस कुछ हिस्सा लॉस में नहीं जाएगा, प्लस कुछ हिस्सा लॉस में चला जाएगा, ये काउंट लॉस में होगा। डन। तो 100 में से हम आपसे कहते हैं कि लॉस अगर 30 रुपए चला गया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट 70 ही तो होगा। अरे बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, ये -30 थोड़ी होगा।
अरे -30 हो जाएगा, 70 - 30 बराबर 40 बचेगा। कैलकुलेशन बिल्कुल गलत आ जाएगी। ठीक है मोनिका, चलो बेटा अब आगे आ जाओ। अब आ जाओ फिर से ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं, बेहद ही शानदार, और एक बार में सिखाएंगे, सारी बातें आपको सीखना है। डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन। कंसीडर करो बच्चों, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हम एक मास रख देते हैं m। हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके ऊपर एक हम मास रख देते हैं m नहीं बल्कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। मान लो ये ब्लॉक ले ले, कितने के लेते हैं, 10 kg ले लें, 10 kg, ठीक, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दो ये, और इसकी वैल्यू बच्चों ले लो आप 5 kg। ठीक, बहुत अच्छे सीखना। अच्छा ये सरफेस है, ये सरफेस, यहाँ इस सरफेस को अभी मान लो ये स्मूथ, अभी सीख रहे हैं स्मूथ, राइट। अब 5 किलो 10 किलो के बीच की सरफेस बच्चों रफ है, और रफनेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस इज 0.2। फिर से बोल दें, एक स्मूथ सरफेस, उसके ऊपर पहले 10 किलो का ब्लॉक, उसके ऊपर 5 किलो का ब्लॉक, 10 और 5 के बीच में एक फ्रिक्शन, एक पकड़, एक ग्रिप, एक अपोजिशन फोर्स डिफाइंड है, और उसका जो कोएफिशिएंट गिवन है वो 0.2 है, राइट। अब सोचो बेटा, हम आपसे कहें कि 5 वाले को खींचो, 5 वाले पर लगाओ ड्राइव, और इसको कुछ इस प्रकार से खींचो कि 5 वाला चले, और इसकी 10 वाले के साथ जो फ्रिक्शन में पकड़ है उससे 10 वाला भी साथ साथ चले। मतलब खींचोगे 5 को, लेकिन पकड़ की वजह से दोनों साथ साथ चले, ऐसा पॉसिबल है? अच्छा भाई चलो, अब ऐसा करने के लिए बहुत आवश्यक है बेटा कि हमें यह देखना चाहिए, सबसे पहली बात क्या देखना चाहिए, ये बेटा और आसान कर दें, पहले शुरुआत थोड़ी आसान कर देते हैं, कि हम पहले जो ड्राइविंग फोर्स है वो मैं इस पर लगाना चाहूंगा, नीचे वाले पर बेटा, हम ड्राइविंग फोर्स नीचे वाले पर लगाना चाहेंगे, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, हमेशा याद रखो ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम में एक नंबर, एक ब्लॉक, कोई एक ब्लॉक, मैं इस बात को सुस्पष्ट लिख दूं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बेटा, कोई एक ब्लॉक फ्रिक्शन भरोसे चलेगा, कोई एक ब्लॉक फ्रिक्शन डिपेंडेंट होगा, और कोई एक ब्लॉक / कोई एक ड्राइव डिपेंडेंट होगा, कोई एक ड्राइव, बस इतनी सी जान पहचान करनी, बाकी सवाल खत्म, शॉर्टकट लिख दिया, ड्राइव डिपेंडेंट होगा। आपको केवल इस पर ध्यान देना है, जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट है उस पर ध्यान देना है, उससे पूछना है, अरे जिसको ड्राइव दे रहा वो तो चलेगा ही चलेगा बेटा, आप निगाह उस पर रखिए जो किसी भरोसे बैठा है। जैसे 10 किलो से पूछो कैसे चलोगे, 10 किलो कह रहा सर 5 है तो F चलाने वाला, जो भी F 5 10 15 20 25, हमने कहा 5 किलो भाई साहब इसके ऊपर कैसे चलोगे, हमने कहा साथ साथ चलना है, कह रहा साहब जो फ्रिक्शन पकड़ बना देगा उसी के भरोसे बैठे, अगर फ्रिक्शन चाहेगा तो चलेंगे, फ्रिक्शन कमजोर पकड़ जाएगा, ग्रिप कमजोर पड़ेगी तो हम सड़क के पीछे गिर जाएंगे, सूडो महसूस करेंगे, राइट। तो हम प्रियोरिटी किसको देंगे, कोई एक ब्लॉक फ्रिक्शन डिपेंडेंट होगा, कोई ड्राइव डिपेंडेंट, हम प्रियोरिटी देंगे फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाले को। तो आप फ्रिक्शन वाले से पूछते हैं कि किसके भरोसे चलो, कह रहा सर फ्रिक्शन के भरोसे। अच्छा बताओ यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा, यहाँ कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन का कैलकुलेशन तो हो सकता है ना फटाफट, Fs max दैट इज इक्वल टू, इधर ही कैलकुलेट करते हैं, Fs max बराबर μn, तो म्यू कितना है 0.2, और इस वाले में n कितना होगा, तो नीचे काम करेगा बेटा 5g, ऊपर काम करेगा n, तो 5 किलो के लिए 5g बराबर n, ध्यान से देखो 5 किलो के लिए 5g बराबर n, तो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच जो कॉन्टेक्ट सरफेस उसमें काम करने वाला Fs max बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय n, म्यू 0.2 है और n बेटा 5g के बराबर है, सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 और g की जगह बेटा 10, जीरो खत्म, डेसिमल खत्म, आंसर 5 दूनी 10, तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन यहां अवेलेबल है। हमने इससे पूछा कितना फोर्स है तुम्हें चला सकता है, कह रहा सर यही पकड़ चला सकती है, ग्रिप चला सकती है, फ्रिक्शन चला सकता है, तो मैक्सिमम इसे फ्रिक्शन के भरोसे चलना होगा। अब जो ब्लॉक बेटा फ्रिक्शन डिपेंडेंट हो उस ब्लॉक के लिए प्लीज चेक कर लिया करो Fs max बराबर ma, कि जो फ्रिक्शन भरोसे बैठा है जिसे फ्रिक्शन ड्राइव देगा उस ड्राइव से मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन आ सकता है। फिर से बोलूंगा, दोनों ब्लॉक में कोई एक ड्राइव के भरोसे होगा, कोई एक फ्रिक्शन भरोसे होगा, आपको निगाह उस पर रखनी जो फ्रिक्शन के भरोसे बैठा, चूंकि ड्राइव वाला तो फोर्स के भरोसे चल ही जाएगा, इससे पूछो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो कि तुम दोनों साथ साथ चलो। क्वेश्चन ये बनेगा कि दोनों के साथ साथ चलने की शर्त क्या है,
दोनों के कंबाइंड चलने की शर्त क्या है, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन ना हो इसकी शर्त क्या है। तो हमने इससे पूछा कि कैसे चलोगे साथ साथ, कैसे हाथ से हाथ मिला के चलोगे, तो कह रहा साहब फ्रिक्शन भरोसे बैठे, तो फ्रिक्शन भरोसे, जो फ्रिक्शन भरोसे हो उसके लगा दो फ्रिक्शन फोर्स बराबर ma, उससे इस बॉडी का एक्सेलरेशन डिफाइन हो जाएगा। तो इस बॉडी और इस बॉडी के बीच फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन, इसे बराबर कर देते हैं ma के, m मतलब जिसे चलना है, किसे चलना है 5 को, तो 10 बराबर 5 इंटू ए, 5 से काटो 2, a बराबर 2। अभी जो एक्सेलरेशन है ऊपर वाला कह रहा है भैया, ऊपर वाले ब्लॉक का कहना है कि हम फ्रिक्शन भरोसे हैं और हमें मैक्सिमम इतना एक्सेलरेशन सहनी है, इतने एक्सेलरेशन चल सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन की डिमांड हुई तो फिर हम स्लिप कर जाएंगे। तो ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सोचो बेटा अगर दोनों को कंबाइन चलना है, इफ बोथ ब्लॉक्स आर एक्सपेक्टिंग टू मूव टुगेदर, अगर दोनों साथ साथ चलना चाहते हैं तो इस पे भी 2 लगना चाहिए, इसका भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, राइट। अब ऊपर वाला भी 2 नीचे वाला भी 2, इसका मतलब दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो पूरा सिस्टम चलेगा 2 के साथ। वरना गलती मत करना, अरे 2 और 2 वेक्टर क्वांटिटी नहीं जो जुड़ जाएंगे, अरे ऊपर वाला भी 2 से चला, नीचे वाला भी, दोनों 2 से चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। सो कंबाइंड मोशन, नो रिलेटिव मोशन आर इक्वल कंबाइंड मोशन के लिए। तो कंबाइंड मोशन के लिए बच्चों आवश्यक है कि 5 10 15, 5 + 10 बराबर 15 किलो का मास एक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चले, और m मल्टीप्लाई बाई ए बन जाता है बेटा F ड्राइव, जो 15 दूनी 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, राइट। सो 30 न्यूटन अगर होगा फोर्स, यानी अगर इस पूरे सिस्टम में नीचे वाले ब्लॉक पर 30 न्यूटन लगाया जाए तो 30 न्यूटन से, 30 न्यूटन के एफर्ट से 15 किलो 2 के एक्सेलरेशन से चलेगा, और जो 2 का एक्सेलरेशन है, जो 2 का एक्सेलरेशन, आई रिपीट फिर से बेटा, फिर से बता दूं कि 10 + 5 = 15, 15 न्यूटन के एफर्ट से, सॉरी 10 + 5 = 15, तो 30 न्यूटन के एफर्ट से 15 किलो में 2 का एक्सेलरेशन, आई रिपीट 30 का एफर्ट 15 किलो के मास पर, F बराबर ma से लगाओगे तो 2 का एक्सेलरेशन आएगा। इस 2 से ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्या ये 2 से चल सकता है, वो चेक करने की शर्त है कि जो ब्लॉक फ्रिक्शन डिपेंडेंट हो उस ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, फ्रिक्शन को ma के बराबर करो, उससे a मतलब एक्सेलरेशन का पता चल जाएगा। आई थिंक डन, डन बेटा, शाबाश। अब ऐसा एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा, लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। एक बार चेक कर लिया जाए कि क्या आप सक्षम है इस क्वेश्चन को करने में, राइट। सो बेटा एक क्वेश्चन मैं और आपको दूंगा और आपको उसमें सारी डायग्नोसिस करनी होगी, फिर इसके बाद बेटा एक इंक्लाइन प्लेन डिस्कस करेंगे आज ही की डेट पर। मैं सिर्फ कर रहा हूं बेटा, आइए और आइए, देखो जरा, आइए सीखो हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर बेटा आज का जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है वो अगर थोड़ा सा कल खिंचता है तो कल बेटा अलोंग विद वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ेंगे, स्टार्ट कर देंगे, और कल फ्रिक्शन फिनिश भी कर देंगे, ठीक है ना बेटा। चलो, तो कोई भी टॉपिक बेटा 2 से 2.5 टर्म जा रहा है। आज तारीख हमारी हो गई लगभग 10 तारीख है, टुडे इज 10 मई, तो आज 10 है, तो 10 7 17, हमने आपसे कहा भी था लगभग 20 तक मामला जा सकता है, 20 से 20 मैकेनिक्स चली 1 महीने। हाँ बेटा मैकेनिक्स थोड़ा सा लेंदी है, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगी तो आगे जो कोरिलेशन बिटवीन टॉपिक है वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चले चले बेटा, हाँ बेटा खान पठान सर नेक्स्ट क्लास है 9:30 से, ठीक है बेटा, टाइमली छोड़ रहे हैं, चलो फटाफट चलते हैं, फटाफट फटाफट ब्लॉक। एक क्वेश्चन इसी का कर लें क्या, और दिखाते हैं, एक क्वेश्चन दिखाते हैं बेटा, हमने देखा था अभी आज मॉर्निंग में, देखो जरा, क्वेश्चन पढ़ो फिर आगे चलते हैं, पढ़िए 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 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 21, पढ़ो इसको। ट्वेंटी 21 नंबर पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम कल डिस्कस कर देंगे बेटा।
मैराथन सैटरडे बेटा, ठीक है आस्था बेटा, आई नो दूसरी क्लास है। सर मैं चाहती हूँ कॉपी बिना पढ़े। हाँ बिल्कुल बेटा, कॉपी बिना पढ़िए, कोशिश यही करिए। आप अगर चाहेंगे सैटरडे को मैराथन है। हाँ आकाश, यस बेटा सैटरडे पूरा रिवीजन हो नीट तक, बिल्कुल होता रहेगा, बिल्कुल ये नीट तक के लिए है ही बेटा। ठीक ठीक ठीक, चलो 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 जल्दी चलो, आखिरी क्वेश्चन बेटा। चलो इसी के साथ लेक्चर को फिनिश करते हैं। थोड़ा सा कल से फिर रिदम बन जाएगा, बीच में एक दिन क्लास का ब्रेक होना बेटा, कहीं ना कहीं रिदम थोड़ा सा गड़बड़ करता है। कल फ्रिक्शन खत्म, वर्क फॉर एनर्जी शुरू कर देंगे, ठीक है। क्लास लेक्चर मिस नहीं करोगे, और सैटरडे मैराथन के लिए तैयार हो बेटा। सुनो, जहां आपको लगता है कि मॉर्निंग क्लास में रफ्तार थोड़ी सी कमजोर रह रही, उसी के लिए सैटरडे मैराथन चला रहे, ताकि सैटरडे को 2-3 टॉपिक पढ़ते चलो और बाकी सुबह आराम आराम से रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। चलिए देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक ऑफ ए मास 2 kg, पकड़ते जाना, एक ब्लॉक ए मास 2 kg, ब्लॉक बी ऑफ मास 8 kg, देखो 8 kg उसके ऊपर 2 kg, ठीक, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखें। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, जबकि बी और फ्लोर के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है। अगर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 25 न्यूटन अप्लाई कर दिया जाए बी पर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच फ्रिक्शन कितना काम करेगा। आओ जुगाड़ करते हैं, करें, चलो भैया आओ जुगाड़ करें। भैया स्पेस लेके हम फोटो बनाने जा रहे हैं, हमें क्वेश्चन याद हो गया, आपको नहीं याद तो मैं क्वेश्चन दिखा सकता हूं आपको, दिखाऊं, ये देखिए, सरफेस ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक बी था बेटा, इसके ऊपर ब्लॉक बेटा ए था, ये वाला 8 kg था, ये वाला 2 kg था, राइट। यहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो डिफाइन था बेटा वो आई थिंक 0.2 था, और यहां जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन था बेटा वो 0.5 था। ठीक है, ये वाला ब्लॉक बेटा ए था, ये वाला ब्लॉक बेटा बी था, ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। अब ए बी के बीच लगने वाला फ्रिक्शन बताना है। अगर इस पर देखो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भूल रहे हैं, ए और बी के बीच लगने वाला, ए और बी के बीच लगने वाला फ्रिक्शन बताना है। अगर बी पर 25 न्यूटन का फोर्स लग जाए, ऐसे कुछ सवाल है जहां तक हमें याद आ रहा है। चलो आओ कोशिश करते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा पहले बताओ बेटा, सबसे पहले बताओ फ्रिक्शन कब रोल में आता है? जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, कई 2-3 तरीके इसको समझने के। जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला होगा तो फ्रिक्शन अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा फिलहाल अभी इस बॉडी में क्या दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए, क्या 25 न्यूटन के एफर्ट से, 25 न्यूटन के एफर्ट से अगर ये सिस्टम चला और दोनों जब तक साथ साथ चलेंगे तब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। फ्रिक्शन अवेलेबल होना अलग बात है, फ्रिक्शन का काम करना अलग बात है, ठीक। तो एक काम करें, पहले चेक कर लेते हैं कि 25 की ड्राइव से ये सिस्टम चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो चलेगा नहीं चलेगा ये बात तो फ्रिक्शन बताएगा। तो ध्यान से देखो, 8 किलो और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन यानी रगड़ अवेलेबल है, और फ्रिक्शन है कितना, दैट इज एफ एस, ये एफ एस मैक्स। और एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आओ सीखते बेटा। एफ एस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। तो एफ एस मैक्स यानी इसके और सरफेस के बीच काम करने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू म्यू मतलब बच्चों 0.5 मल्टीप्लाई बाई एन, एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो 8 किलो इस सरफेस को कितनी ताकत से दबा रहा होगा, तो 8 kg और उसके ऊपर 2 kg, 8 to 10 kg, तो 10g से कर रहा होगा एक्शन, इसे बदले मिल रहा होगा 10g का नॉर्मल रिएक्शन। तो n की जगह आप 10g इस्तेमाल कर सकते हैं, g की जगह बेटा 10 डाल दो। सो मल्टीप्लीकेशन करो, आई थिंक डेसिमल खत्म, एक जीरो खत्म, और 5 धाम 50 न्यूटन। सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म। 8 किलो 2 किलो दोनों वजन अगर साइड बाय साइड यानी वर्टिकली रखे हैं, तो इस सरफेस पर जो दबाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है 100 न्यूटन का। उससे जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है वो फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है मैक्सिमम 50 न्यूटन का। मैक्सिमम 50 न्यूटन तक का प्रयास इसे रोकने के लिए किया जा सकता है। आपका प्रयास कितना है, आप चलाना कितने से चाहते हैं, 25 से, तो क्या 25 का एफर्ट लगाओगे
तो यहां फ्रिक्शन अगर अवेलेबल होगा तो चलने से रोकेगा, फ्रिक्शन का काम ही है रिलेटिव मोशन को रोकना। तो 25 के एफर्ट को रोकने के लिए कौन बैठा है, 50 तक का फोर्स बैठा है, तो 25 को रोकने के लिए क्या 50 एक्टिव हो जाएगा, 25 को रोकने के लिए 25 एक्टिव होगा। ऐसा कहें कि जैसे ही आपने लगाया एफर्ट, यहां आ गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना चाहिए 25 चाहिए, क्या यहां 25 अवेलेबल है, अरे कोई टेंशन नहीं 50 अवेलेबल है, तो 25 तो मिलेगा मिलेगा, यानी 50 का फ्रिक्शन अवेलेबल है, एफर्ट लगा 25 का, तो जितने की जरूरत है उतना फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा, तो 50 में से 25 एक्टिव होगा, 25 पीछे की तरफ 25 आगे की तरफ, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो इसका मतलब बॉडी जैसी स्टेट पर है लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से वैसी स्टेट पर रहेगी, अगर अभी रुकी है तो आगे भी रुकी रहेगी, कोई मोशन नहीं होगा, नो मोशन, राइट। और नो मोशन का मतलब इसमें मोशन नहीं होगा, अब मोशन नहीं होगा तो इसका मतलब जब ये आगे नहीं चलेगा तो ऊपर वाला सिस्टम इस पर स्टैटिक बना रहेगा, इसमें चलने की टेंडेंसी नहीं आएगी, और चलने की टेंडेंसी नहीं आएगी तो फ्रिक्शन भले कितना हो लेकिन फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। सो ए और बी के बीच में कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा बेटा, देख लेते हैं, राइट। ये देखिए 25 ही क्वेश्चन था, 25 अप्लाई करोगे, तो जब यहाँ 25 अप्लाई करोगे, अवेलेबल फ्रिक्शन यहाँ 50 है तो चल ही नहीं पाएगा, नहीं चलेगा, जब ये नहीं चलेगा तो ऊपर वाले और इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, तो जीरो फ्रिक्शन विल एक्ट। लिखा हुआ है बट द फोर्स अप्लाइड इज 25 न्यूटन सो द लोअर ब्लॉक विल नॉट मूव, देयर इज नो स्यूडो फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक। जब लोअर ब्लॉक नहीं चलेगा तो अपर ब्लॉक में भी कोई मोशन, कोई स्यूडो फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट नहीं होगा, और जब तक एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट नहीं होगा तो उसमें चलने की टेंडेंसी नहीं आएगी, और नो चलने की टेंडेंसी तो नो फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू नो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट बिटवीन ए एंड बी, जीरो, राइट। अब बेटा मोशन ऑफ इंसेक्ट इन रफ बाउल, एक ये पार्ट है, बड़ा अच्छा पार्ट है, ये कौन सा पेज नंबर है बेटा, कहां तक पहुंचे हम लोग, कहां तक पहुंच गए हम लोग बेटा, ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम 18 18 7 25, लगभग 5-6 पेजों का काम और है, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल इसे खत्म कर लेंगे, अच्छे एक दो सवाल और भी करेंगे, कल इसे फिनिश करेंगे, आज क्लास का टाइम भी हो गया बेटा, कल फ्रिक्शन फिनिश करते हैं, कल लास्ट लेक्चर होगा, टाइटल केवल फ्रिक्शन रहेगा, होपफुली कल वर्क पावर एनर्जी का इंट्रोडक्शन दे देंगे वर्क के माध्यम से, ठीक है बेटा। पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, सिलेबस की रफ्तार को बढ़ाने के लिए। ये हो सकता है कि आपके मन में अगर डर चल रहा हो कि हम थोड़ा सा मॉडरेट रेट से चल रहे हैं, तो इतना आपसे कह सकते हैं कि ठीक 8:05 पे अगर क्लास स्टार्ट हुई थी तो लगभग 1.5 घंटा हम लगातार बोल रहे हैं। कोशिश यही है बेटा कि चैप्टर का विजन भी होता चले, मेरा कतई पर्पस नहीं कि रफ्तार में बोलना और चीज़ों को बाईपास कर जाना, हम कोशिश कर रहे हैं एक एक कॉन्सेप्ट से इंटरेक्ट करते रहो। अगर हम लोग 1 अगस्त तक, बड़ी बात नहीं करें, अगर 80% सिलेबस का भी अच्छे से रिवीजन कर पाए, ट्रस्ट मी 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ठीक है ना। स्टिक टू द चैनल, आप इत्मीनान से चैनल के साथ मतलब क्लास से बंधे रहिए, ऑफलाइन क्लास की तरह ही से ट्रीट करिए, कॉपी पेन लिख करके सीरियस मूड से बैठिए। कल मुलाकात करते हैं, फ्रिक्शन के आगे की बातें करते हैं रफ्तार के साथ। 20 तारीख तक अगर मैकेनिक्स फिनिश हो गई किसी भी हालत में तो बेटा फिर हम लोग को फिर बूस्टअप मिल जाएगा। एक और बात है, मैराथन क्लास को सीरियस एटीट्यूड के साथ अटेंड करिए, ताकि 4-4 5-5 चैप्टर आप हफ्ते भर, कल मैं बता दूंगा, कल मैं मैराथन के टॉपिक डिक्टेट कर दूंगा, लिख के बता दूंगा, ठीक है ना, ताकि हम लोग 4-4 5-5 चैप्टर का सैटरडे इकट्ठा भी रिवीजन करते चलें और प्लस जो सुबह चल रहा है उसको देखते चलें, राइट। तो मिलते हैं बेटा कल इसी टाइम पर, टॉपिक का नाम फ्रिक्शन होगा और कल का फ्रिक्शन हम लोग खत्म कर लेंगे, परसों से वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ख्याल रखिए। हाँ अनुषी धन्यवाद, वेलकम बेटा। प्रतिभा, बाबा बेटा। आशुतोष, दिनेश, संजय, शिप्रा केसरवानी, मोनिका। हाँ मैं यही रहूंगा बेटा, चलें बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए।